तो अभी क्या हुआ है, यूपीएससी 2024 दिया मैंने। वो प्री जो है ख़राब हुआ, उस ख़राब होने की पूरी वजह मैं हूँ, पूरी की पूरी वजह मैं हूँ। बहुत सिली क्वेश्चंस, बहुत सिली मिस्टेक्स, जिसका आंसर पता। डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार हुआ मैंने ऑपरेशन में लगाया, 3-4 बार हुआ, पता है वह जो बना था, लेकिन गलत कर दिया। 2002 में भी बना था, चौथा डीलिमिटेशन कमीशन, गलत कर दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की, पर और अब हाल ये है कि मन नहीं कर रहा कि बुक खोलें या फिर पढ़ें दोबारा से अटेम्प्ट के लिए। पढ़ें तो क्यों पढ़ें, पर कुछ अच्छे दोस्त हैं मेरी लाइफ में, झाकड़ है, मयंक है, उन्होंने बताया कि भाई क्यों पढ़ें। इसलिए पढ़ें कि तू कैपेबल है, इसलिए पढ़ें क्योंकि हम कर सकते हैं, इसलिए पढ़ें क्योंकि हमने सेक्रीफाइस किए हैं, सच में किए हैं। जिस टाइम में लोग घूमते हैं कि बीवी को लेके बहन जो इधर उधर चले गए, ये घूम लिया, वो जगह घूम ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो टाइम हमने यूपीएससी को दिया है। और इस समय नहीं झेल सकते ऐसे कि हाँ आप डिमोटिवेट हो गए कि आपका पेपर ख़राब हो गया। किस वजह से पेपर ख़राब हो गया? सो एंड सो वजह से। अरे अगले साल भी ख़राब होगा, उससे अगले साल भी ख़राब होगा। वजह ख़त्म थोड़ी है बहन चो ज़िंदगी में, लाइफ ख़त्म थोड़ी है। लाइफ में रंडी रोने ख़त्म थोड़ी होंगे कभी। 2019 में ये हो गया था, 2020 में ये हो गया था, 2021 में ये हो गया था, 22 में ये हो गया, 23 में ये हो गया, 24 में ये हो गया। बहन जब 25 में भी कुछ होगा, 26 में भी कुछ होगा, 27 में भी कुछ होगा। कुल मिला के बात यह है, ये रंडी रोने ख़त्म नहीं होंगे ज़िंदगी के, ये रहेंगे हमेशा। मुझसे अगर आप पूछो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस मेरे को आईएएस बनना क्यों था, भाई मेरे को इसलिए बनना था क्योंकि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। क्लास फर्स्ट से लेके बीटेक फाइनल ईयर तक आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास। मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, हमेशा। बीटेक के बाद क्या रंडी रोना हो गया बहन चो, पढ़ाई छूट गई, फिर दोबारा से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है हर साल, कभी कुछ, कभी पथरी हो रही है, कभी घर में कोई हो रहा है, कभी इसकी जिम्मेदारी, कभी वो रहेगा भाई, वो हरदम रहेगा। एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड्स मयंक और झाकड़, समझाया यार तुम दोनों ने कि हाँ ये रहेगा, लोगों के साथ इससे भी बुरा हो रहा है, ये होगा। तो कुल मिला के बात ये है भाई, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का बिल्कुल भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पेपर निकालना है तो पढ़ना पड़े। पेपर क्यों निकालना है? क्योंकि भैया मैं कैपेबल हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है मैं निकाल सकता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, मैं निकाल लूँगा। निकल क्यों नहीं रहा? मेहनत कर रहा हूँ तो रिवीजन नहीं कर रहा, रिवीजन कर रहा हूँ तो लिख नहीं रहा, लिख रहा हूँ तो दोबारा से नहीं लिख रहा, दोबारा से लिख रहा हूँ तो इम्प्रूव नहीं कर रहा, इम्प्रूव कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहा हूँ तो सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। सब करेंगे। या तो मेंस इतने अच्छे से फोड़ देंगे कि भाई इंटरव्यू में बहन जो 40 मार्क्स भी आ जाएं तो भी क्लियर हो जाए, आईएएस बन के निकलेंगे। इस तरीके से फोड़ेंगे मेंस, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर मेंस इतना लिख दूंगा कि इंटरव्यू तक पहुंच जाए, इंटरव्यू में फोड़ूंगा ज़रूर। आज तक एक भी प्रीलिम्स नहीं निकलूँगा, लेकिन उसका जिम्मा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। नहीं निकला मेरी वजह से नहीं निकला, मैं हूँ जिम्मेदार। सिर्फ़ और सिर्फ रोहित भारती जिम्मेदार है इस बात का कि उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। अगर उसने सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए थे जो कि उसने किए थे तो उसने रिवीजन नहीं किया उसने रिवीजन। अगर वो रिवीजन करना चाहता था और उसके साथ और सारी सिचुएशन हो गई तो बहुत के क्यों दिया और सिचुएशन पे ध्यान, रिवीजन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? रिवीजन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? खुद को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? जब तक साले खुद को प्रायोरिटी नहीं देगा ऐसे ही लटका रहेगा बहनचोद। कभी इसमें चला गया, कभी उसमें चला गया, कभी बाप को मनाने में लगाया, कभी भाभी को मनाने में लगाया, कभी बहन को मनाने में लगाया, कभी बीवी को मनाने में लगाया। भोसड़े खुद कब बनेगा? मेरे पास एक नौकरी है, मैं 70,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, 80,000 रुपये गवर्नमेंट नौकरी है। बीटेक करने के 2 महीने बाद मैंने जॉब पकड़ ली, गवर्नमेंट जॉब। 2 जॉब थी मेरे हाथ में, गवर्नमेंट माइंडेड, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब।
खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ? पता है लाइफ में और उखाड़ सकते हैं, पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, जहाँ पे आज है इससे ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए खुश नहीं हूँ। कैसे पहुँचूँगा? फ़िलहाल जहाँ उससे ज़्यादा कैसे पहुँचूँगा? कुछ करके, कुछ मेहनत करके ही पहुँचूँगा। ठीक है, करते हैं। मेरी जॉब है गाज़ियाबाद में, रहने वाला मेरठ का हूँ, नाम है रोहित भारती, हमेशा टॉपर रहा हूँ, हमेशा। प्रॉब्लम क्या है? खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। प्रायोरिटी दे रहा हूँ घर को, प्रायोरिटी दे रहा हूँ सिचुएशन को, बीवी को, बाप को, बहन को, भाई को, सबको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, खुद को नहीं दे रहा। इस साल खुद को दूंगा, इस साल खुद को प्रायोरिटी दूंगा। मैं पुणे में बैठा हूँ फ़िलहाल ऑफिस के काम से, और मेरे पास आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। डीमोटिवेट हुआ बैठा हूँ बहनचोद कि प्रीलिम्स नहीं निकला। अरे नहीं निकला, माँ चुदा है बहन का लोड़ा, नहीं निकला, अब निकलेगा। 2024 है, 25 में निकलेगा, 25 में नहीं निकलेगा, 26। मेरी नॉलेज कहीं जा रही है क्या? मेरी नॉलेज कहीं जा रही है? नहीं जा रही। मेरे दोस्त का निकला है मयंक का प्रीलिम्स, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ के एक बंदे का निकला है, मैं उसको मेंस में हेल्प करूँ, और मैं करूँगा, मैं उसके लिए पढ़ूँगा। मैं नहीं पढ़ पा रहा अपने लिए, मैं उसके लिए पढ़ूँगा। और अगर मेरे थ्रू पढ़ाने के, मेरी उसकी हेल्प करने के तौर पे वो निकल गया, उसने मेंस निकाल लिया, तो मैं खुद के लिए भी पढ़ पाऊँगा, मैं पढ़ूँगा उसके लिए। मयंक, मैं तेरे लिए पढ़ूँगा, मैं मयंक जैसे 1000 लोगों के लिए पढ़ूँगा, मैं खुद के लिए पढ़ूँगा, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही मैं हूँ, और मैं आप लोगों का ही एक हिस्सा हूँ। और मैं समझ पा रहा हूँ आज इस चीज़ को कि अगर टॉपर रहते हुए, ज़िंदगी भर बहनचोद टॉपर रहते हुए, अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरा पेपर नहीं निकल पा रहा, तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा? आप जैसे 1000, लाख, 10 लाख लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा कि बहनचोद वो लाइफ भर कुछ नहीं उखाड़ पाए, हमेशा एवरेज रहे, और वो इस पेपर में भी एवरेज रह के बन के रह जाएगी। नहीं रहोगे आप, नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूँगा, नहीं रहेंगे हम, लड़ेंगे ज़रूर। और मैं चुदाए देवेंचो, देखा जाएगा जो होगा, लड़ेंगे ज़रूर। मेरे सामने फ़िलहाल मेरा ऑप्शनल ये एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स है, ये एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बाई डॉक्टर विवेक बसमी। ये कोई बाइबल नहीं है ना, ये बाइबल नहीं है, पर ये क्या है पता है? ये शुरुआत है, शुरुआत तो करो, ये शुरुआत है। अब हम घूमते ही रहते हैं, साला ऑप्शनल कौन सा ले। मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से पहुंचा, पर मैं पहुंच गया कि भाई ऑप्शनल मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना है। मुझे पता है मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना है। 2023 में मैंने 2 से 3 महीने मैंने इस ऑप्शनल को दिए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 से 3 महीने इस ऑप्शनल को दिए हैं, जिस समय में मैं बहुत कुछ कर सकता था। मैं अपने परिवार को, अपनी वाइफ को घुमाने ले जा सकता, कहीं सो जाएंगे। मैं अभी पुणे में बैठा हूँ यार, अपने परिवार को ला सकता था घुमाने कि आओ भाई घूमो, नहीं लेके आया। क्यों नहीं लेके आया? मेरी वाइफ से तो वर्क फ्रॉम होम है, क्यों नहीं लेके आया? भाई पढ़ाई करनी है तो पढ़ना, बहनचोद पढ़, हम पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी बाय विवेक बसमे जो बुक है, मुझे नहीं पता आपने कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन है नहीं है। ऑप्शनल क्या चाहिए इसमें कंफ्यूज हो तो भी शायद हेल्प हो जाए। ये ऑप्शनल मैंने पढ़ा है, मैंने एक बार पढ़ा है, ये किताब पढ़ी है मैंने एक बार, तो मुझे पता है, मुझे इस किताब के बारे में कुछ तो पता है। मैंने रटा कुछ नहीं था उस वक्त, मैंने सिर्फ पढ़ी थी। मुझे पता है, मुझे पता है इस किताब के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी साला है क्या, मुझे पता है मोटा मोटा क्या है मोटा। चलो, ये किताब मैंने कब पढ़ी थी? मैं ऑफिस के काम से ऑफिशियली एमओ पे था पौंडीचेरी। ये शायद नवंबर की बात है, नवंबर 2023 की। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है आज है 28 जून 2024, यानी कि मैंने कम से कम 6 से 7 महीने पहले पढ़ा था। ये ऑप्शनल पढ़ा ज़रूर था, पूरा किया था। इस ऑप्शनल में है क्या? ये लो, मैंने बंद कर दी किताब। रिकॉल करते हैं, इस ऑप्शनल में है क्या, एंथ्रोपोलॉजी में है क्या, और आपको ये ऑप्शनल चुनना क्यों चाहिए? आप और भी कुछ चुन सकते हो, इसको क्यों चुनना चाहिए? देखो, पहली चीज़
जितना मुझे याद आ रहा है इस ऑप्शनल में क्या पॉजिटिव है। पहली चीज़ भाई डायग्राम आनी चाहिए आपको। 11th-12th याद करो अपनी। 11th-12th मैं यूपी बोर्ड से हूँ। 11th-12th मुझे याद आ रही है अपनी। डायग्राम पे मैंने पकड़ बना ली थी अपनी बड़ी अच्छे से। ये इतनी रिब्स होती हैं यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड स्टर्नम। यहाँ पे हार्ट होता है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। हार्ट में आपका है ना ये 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर, ठीक है। डायग्राम पे मैंने पकड़ बना ली थी। साला 10 नंबर का क्वेश्चन है हार्ट के बारे में। आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हार्ट का, आपको पता ही नहीं है कुछ। हार्ट का कहाँ से इनकमिंग आती है, कहाँ को आउटगोइंग, आपको नहीं पता। आपको हार्ट का डायग्राम आता है, आपको हार्ट का डायग्राम आता है। क्या बोलते हैं यार उसको, लेफ़्ट वेस्टिक्यूल्स, राइट वेस्टिक्यूल्स, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। आपको वो आता है, आपने वो डायग्राम रट रखा है। और रटा हुआ क्या आपने बनाया है, ड्राइंग की तो है साला, और क्या है। आपको डायग्राम आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में यूपी बोर्ड, अगर आपने सिर्फ हार्ट पे क्वेश्चन आया और आपने हार्ट का डायग्राम बना दिया, 4 नंबर देगा ही देगा, 4 नंबर देगा ही देगा। ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है ना, सेम है। डायग्राम है इसमें, दुनिया भर के डायग्राम है, दुनिया भर के। स्केलेटन, खोपड़ी, इसकी खोपड़ी लंबी, इसका माथा चौड़ा, इसका जबड़ा चौड़ा, इसके दांत चौड़े, है ना, इसकी छाती चौड़ी, इसके हाथ चौड़े, सब साला डायग्राम है, सब साला डायग्राम। मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ लिया एक बार, आपको समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। डायग्राम तो रख सकते हो, डायग्राम तो रख सकते हो। 2 पेपर हैं, मान लो 2 पेपर हैं, मुझे फ़िलहाल याद भी नहीं कि भाई मार्क्स एग्जैक्ट कितने हैं। 2 पेपर हैं मान लो, 250 नंबर ईच, 250 नंबर ईच। और हर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम बन सकता है। यू कैन इंसर्ट अ डायग्राम, अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे आपको आधे नंबर मिल गए, तो 500 में से 250 तो खींच लिए यार। 500 में से 250 तो खींच लिए, 250 तो खींच लिए, बहुत है भाई। इतना हो गया, इंटरव्यू तक पहुँच गए। मुझे करना है, मैंने डायग्राम देखे हैं, मैंने डायग्राम बनाए नहीं क्योंकि मेरी गलती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं बनाऊँगा इस साल, मैं बनाऊँगा। तो मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ इस एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल में, पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डायग्राम। डायग्राम रटने हैं, बनाने हैं। पिकासो बन जाओ बहनचो, और कोई बन जाओ, कोई भी। मतलब सोचो तुम पेंटर की औलाद हो, पेंटर के चौधे हो तुम पेंटर के चौधे हो बहनचो, तुम्हें पेंटर ही बनना है। ले बहनचो पेंसिल, ले पेन, मोटा पेन लो 0.7 का, 0.8 का, 0.9 का, लगा लिखो, डायग्राम बनाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खोपड़ी, कंकाल, ऑर्गन्स, बस। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, है ना, ये उससे निकल रहा है, उससे निकल रहे हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, डायग्राम भाई बनाओ, दबा के एंथ्रोपोलॉजी निकाल देगा। दूसरी चीज़, ABCD पढ़ी थी हमने, मे बी UKG LKG में होंगे। चलो फर्स्ट क्लास पकड़ लो, फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। फर्स्ट क्लास में इतना सा दिमाग था हमारा, ABCD EFG HIJ KL MNO P Q R S T U V W X Y Z, 26 तो लेटर याद हो गए थे ABCD के। AIUA क्या ऐसे अनार, 52 लेटर याद हो गए थे। इस किताब में से ना, इस किताब में से एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय विवेक बसुमे, 100 यानी कि 100 इस एडल्ट एज में आप 30 इयर्स ±5 पकड़ लो। जो भी मुझे देख रहे हैं आप 30 ±5 पकड़ लो कि आप 30 इयर्स ±5 के हो, आप 25 साल से लेके 35 साल के हो। इतनी तो यार मेंटल कैपेसिटी है अपनी। 100 किताबें और 100 राइटर याद रख पाएँ। कितनी? 100 किताबें और 100 राइटर, कि भाई ये किताब का नाम था, ये राइटर का नाम था। 100 किताब
100 किताब और 100 राइटर। अगर हम इतना भी याद रख पाए ना, इतना भी याद रख पाए, पहली चीज़ डायग्राम, दूसरा 100 बुक्स के नाम और 100 बुक्स के राइटर, 100 बुक्स के नाम, 100 बुक्स के राइटर। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भाई बुक्स के राइटर है बुक्स, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहली बार इवैक्यूएशन किसने किया था? नाम याद है? नहीं याद है ना? बहनचो याद कर लो, याद कर लो। निएंडरथल मीन्स, निएंडरथल आपको नहीं पता अभी क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी में आया निएंडरथल, मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने पढ़ा था बस, याद है निएंडरथल, ऐसी याद है। निएंडरथल नाम याद है, कब मिला था, कहाँ मिला था, नर्मदा के पास मिला था या किसी और, मुझे नहीं पता, पर निएंडरथल याद है मुझे, निएंडरथल कुछ था। निएंडरथल जो स्केलेटन था, जो स्पेसिस था ह्यूमन की, वो कहाँ मिली थी, पहली बार खुदाई कब हुई थी और किसने करी थी, ये तो याद रखना है बस मुझे भाई, इतना सही तो याद रखना है। ऐसे 100 लोगों के नाम, ऐसी 100 किताबों के नाम मुझे याद रखने हैं बस। क्या बता रही है किताब, क्या बता रही है किताब? मैं कह रहा हूँ इस किताब को आपने पढ़ा भी नहीं है कभी। आपने डायग्राम रटने, आपने 100 किताबों के नाम, आपने 100 राइटर्स के नाम, या मैं कहना चाहूँ कोई इवेंट है उसके रिलेटेड एक राइटर का नाम याद रख लिया। इस किताब का ना 70 से 80% पूरा है, चलो 75% पकड़ लो। इस किताब का 75% पूरा है डायग्राम और किसका, डायग्राम और नेम ऑफ द ऑथर और बुक ऑफ द ऑथर। अच्छा जी, और क्या है इस किताब में भाई साहब, और क्या है मैं बताता हूँ और क्या। और माइंडेड, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये किताब सिर्फ नवंबर में पढ़ी थी पौंडुचेरी में पहली बार। मैंने इस किताब को आज तक रिवाइज नहीं किया, इंडेक्स भी खोलूँगा आपकी, आप लोगों के सामने खोलूँगा। इस किताब में पहली चीज़ डायग्राम हो गई, दूसरी चीज़ हो गई कि 100 लोगों के नाम याद रखने, 100 किताबों के नाम याद रखने बस। अब क्या बचा भाई, जब तुमने 100 लोगों के नाम याद रख लिए, चलो तुमने पहली बार ये नाम याद रख लिया उस बंदे का जिसने पहली बार खुदाई करके ये बताया था कि भाई यहाँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तुमने गलती से उस आदमी का नाम याद रख लिया। तुमने पहली बार नाम याद रख लिया उस आदमी का जिसने बताया था अरे यहाँ पे तो निएंडरथैल्स मैन मिला था, तुमने उस आदमी का नाम याद रख लिया है गलती से ही पहली कि जिसने ये बताया था कि भाई जो ह्यूमन स्पीसीज़ है होमो सैपियंस जिसको हम कहते हैं, वो बंदरों से निकली है, वो चिंपैंजी से निकली है, गोरिल्ला से निकली है, हम उन्हीं के एक सब ब्रांच है। तुमने उस आदमी का नाम याद रख लिया भाई, फिर थ्योरी भी याद कर लो, थ्योरी भी याद कर लो, फिर उसकी उस आदमी की थ्योरी भी याद कर लो। 3 स्टेप हैं, पहला डायग्राम याद कर लो, आदमी का नाम याद कर लो, किताब का नाम याद कर लो। आदमी और किताब का नाम याद हो गया तो भाई थ्योरी भी याद कर लो। ये 90% कंप्लीट है, ये 90% कंप्लीट है। अगर आपने GS 1 2 3 4 पढ़ा है ना कभी, और आपने ये 3 चीज़ें पढ़ ली जो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम, आदमियों का नाम और किताबों का नाम, आदमी औरत वटेवर जो भी है, तीसरा उनकी थ्योरीज, भाई 80% किताब ख़त्म हो गई, ये 80% किताब ख़त्म हो गई। बची हुई किताब में क्या है भाई, चलो आते हैं उस पर भी। बची हुई किताब में लगभग 5% ऐसा है जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मतलब, मुश्किल से मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मुश्किल से मतलब ये है कि कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा नहीं है उसका, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ी, सिर्फ एक बार। ठीक है, 80% ये किताब हो गई।
5% आपने ऐसे टॉपिक्स पकड़ लिए जो कहते हैं कि ये किताब या ये टॉपिक्स जो हैं बहुत मुश्किल हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। 80%, 5% बचा 15%। 15% क्या बचा इस बुक में, मैं बताऊँ आपको क्या बचा, सच में बता दूँ। 15% इस किताब में वो बचा जो आपको पता है, जो आपको बिना ही किताब पढ़े पता है। 15% इस किताब में वो बचा जो आपको बिना पढ़े पता है। क्या पता है भाई बिना पढ़े? अच्छा, सेल का स्ट्रक्चर पता है आपको पता तो है, बायोलॉजी की किताब में, साइंस एंड टेक में भी पढ़ ही लेते हो। सेल का स्ट्रक्चर, सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, mRNA है, DNA है ना, प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये सब तो पढ़ा ही है इस किताब में भाई। उस 15% का हिस्सा है वो है सेल डिवीज़न, म्यूटेशन, माइटोसिस, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। साला 22 पेयर होते हैं, 23वां केवल सेक्स क्रोमोसोम है। 23वें पेयर में एक्स में डेफिशिएंसी आ जाए या वाई पेयर में डेफिशिएंसी है तो क्या क्या बीमारी हो जाती हैं, वो ये इस किताब में पढ़ा है आप लोगों ने, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा है। 100% गारंटी आप लोगों ने पढ़ा है। 15% में वो आ गया। मैं खोलूँगा इस किताब को, अभी खोलूँगा, रुको मैं खोलूँगा। और ये जरूरी नहीं है डॉक्टर विवेक भस्मे की बुक आप खोलो, आप इसी बुक को खोलो, आप इसी बुक, जरूरी नहीं है। मैं आपको इन जनरल सिलेबस बता रहा हूँ। आपको पता है सेल वेल के बारे में, इतनी बेसिक बायोलॉजी आपको पता है, ठीक है। डायग्राम आपने कवर कर लिए, आपने नाम याद कर लिया, आपने किताब के नाम याद कर लिए, और क्या याद कर लिया, थ्योरी याद कर ली थोड़ी सी। जैसे फॉर थ्योरी से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको DNA तो पता ही है, DNA आपको पता, सबको पता है भाई, सबको पता है व्हाट इज़ DNA। सेल है, सेल के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसा है जो हमारी जेनेटिक आइडेंटिटी बताता है। मेरा रंग काला क्यों है, मेरी आँख छोटी क्यों है, मेरी नाक छोटी क्यों है, मेरे बाल कम क्यों हैं, मेरे बाल ऐसे रहेंगे, मेरे कान इतने, सब कुछ DNA में लिखा हुआ है। सब कुछ DNA में लिखा हुआ है, सब कुछ उस DNA में लिखा हुआ है। ये सबको पता है या शायद ना पता हो, चलो ये मैं कह रहा हूँ ना, DNA सबको पता है। देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड DNA। जो साइंस का स्टूडेंट रहा है उसको पता है कहीं नहीं, देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड DNA। चलो आपने ये पता लगा लिया कहाँ मिलता है ना। आप वापस उसी पर आ जाओ। आप पहली चीज़ आपको पता है DNA का डायग्राम क्या है। दूसरी चीज़ आपको पता है DNA की खोज किसने करी थी। तीसरी चीज़ थ्योरी, DNA का मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो मेरे को इस किताब से याद नहीं है। पढ़ा मैंने इस किताब में भी है, लेकिन मुझे इस किताब से याद नहीं है। मुझे याद है अपनी 10th की बायोलॉजी की क्लास से कि देयर वाज अ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसने बताया कि भाई DNA दिखता है, ऐसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी, है ना। वो मुड़ा हुआ है, वो सीधा नहीं है, वो सीढ़ी की तरह सीधा नहीं है, वो ऐसा एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को आपने तोड़ मरोड़ दिया, ऐसा है वो। दिस इज कॉल्ड DNA। उस DNA को, बहुत लंबी चेन है साला उस DNA की, उसको मिला दो फिर बनता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। ये मेरी इस किताब की नॉलेज नहीं है, ये मेरी उस 10th 11th 12th की बायोलॉजी की नॉलेज है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 80% तो कवर हो गया। डायग्राम, लोगों के नाम, 100 लोगों के, 100 किताबों के नाम और उनकी थ्योरी। 5% ऐसा है जो समझ ही नहीं आएगा। समझ आएगा तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होगा, टाइम आप बहुत ज़्यादा दोगे, रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। हम बचे हुए 15% की बात कर रहे हैं। बचे हुए 15% में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बचे हुए 15% में ऐसा है जो आपको पता है, विच यू हैव ऑलरेडी read, which you have already learnt, which you have already listened somewhere and somehow। जिसमें से एक एग्जांपल दिया मैंने आपको DNA का, ये सेल का। और क्या हुआ, कास्ट। भाई कास्ट के बारे में तो आपने सुना है, समझा है, देयर इज कास्ट डिवीज़न इन द सोसाइटी, है ना, या अदर टाइप ऑफ डिवीज़न इन द सोसाइटी। वो रिलीजियस हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा भाई इसमें। वो इस किताब में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में समझाया हुआ है।
धर्म क्या है वो समझाया हुआ है इस किताब में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। धर्म के रिलेटेड थ्योरी क्या है अलग अलग लोगों की, लोगों के नाम तो आपने रट ही लिए, किताबों के नाम तो आपने रट ही लिए, थ्योरी उनकी रट ही ली, जनरली पता ही है बाकी सब। इस किताब में और भी कुछ नहीं है नया, कुछ नया नहीं है इस किताब में इसके अलावा। यकीन नहीं हो रहा? इंडेक्स खोलते हैं चलो। और माइंड इट, मैंने नवंबर में ये किताब पढ़ी थी, नवंबर 2023 में। आज 28 जून 2024 है और मैं ये किताब आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड विभाई विवेक में, उसमें फॉरवर्ड ये आ गया भाई इसकी इंडेक्स। पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है इंडेक्स। यूनिक फीचर ऑफ द बुक्स मत पढ़ो यार, क्या है। टिप्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन, एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस और यूपीएससी मेंस, अच्छी चीज़ है, देख लेना। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2, ये रहा पेपर 2। मैंने ये किताब अगेन 6 से 7 महीने पहले पढ़ी थी। जो मैंने आपसे डिस्कशन किया सिर्फ अपने एक्टिव रिकॉल से किया, देखते हैं कितना सही है। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में मैंने लिखा हुआ है, इसमें 32 चैप्टर हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में 23 चैप्टर हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का जो पहला ही चैप्टर है 1.1, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलियन, दिस इज अ रिपीट चैप्टर ऑफ व्हाट, दिस इज अ रिपीट चैप्टर ऑफ पेपर 1 टॉपिक 1.8, प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। उसी के अंदर एक सब टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। खैर हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। याद रखिए मैंने आपसे कहा पहली बार, इस ऑप्शनल में डायग्राम है। दूसरी चीज़, इस ऑप्शनल में 100 लोगों के नाम याद रख लो, 100 लोगों की किताबों के नाम याद रख लो, फिर थ्योरी याद रख लो 100 लोगों की, 100 पीपल्स, 100 लोगों की आपको थ्योरी याद। कहाँ यूज़ करने कैसे वो करेंगे यार, अपने आप बाद में करेंगे, पहले थ्योरी याद रखेंगे हम 100 लोगों की। फिर उसके बाद बचा हुआ है 5% जो पल्ले ही नहीं पढ़ना, या पल्ले पढ़ना भी है तो बहुत कॉस्ट एंड बेस्ट भी से उसका कम है बेनिफिट। बचे हुए 15% की लड़ाई, और वो 15% आपको पता है, कुछ नया नहीं है। देखते हैं मीनिंग, पहला चैप्टर। अब मैं पेपर 1 हूँ, मैं इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। भाई ये सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ये सब्जेक्ट है क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी डेवलपमेंट है। साला तुमको फिजिक्स पता है, तुमको फिजिक्स क्या है, तो अगर तुमको समझ में आ गया एक बार फिजिक्स क्या है, उसका मीनिंग नहीं लिख सकते तुम, उसका स्कोप नहीं लिख सकते, उसकी डेवलपमेंट नहीं लिख सकते, तुम नहीं लिख सकते। कोई एक बंदा है जो ये स्टडी कर रहा है पिछले 10 साल से, अगर कोई एक बंदा है कि भाई अलग अलग प्लेनेट पे ग्रेविटी कितनी है, तो मुझे ये बताओ वो फिजिक्स का डेवलपमेंट नहीं है क्या भाई? वो फिजिक्स का एक स्कोप, फिजिक्स का एक डेवलपमेंट ही तो है। ग्रेविटी किसने सिखाई? फिजिक्स ने सिखाई। अब आप ग्रेविटी मार्स पे पढ़ो, अब आप ग्रेविटी जुपिटर पे पढ़ो, अब आप ग्रेविटी वीनस पे पढ़ो, बहन जो सिखाई किसने? फिजिक्स ने ही तो सिखाई। तो फिजिक्स का ही तो एक एक्सपेंशन है। अगर आपको पता, लिख लोगे भाई क्या है इसमें ऐसा। एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंथ्रोपोलॉजी? मैं बताता हूँ, रिकॉल से ही बताता हूँ अपने, मैंने पढ़ा नहीं अभी। एंथ्रोपोलॉजी जो मुझे समझ में आता है, सीधी सी बात है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल, ह्यूमन का सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल, ये 3 रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। कैसे? ह्यूमन का सोशल, मैं हूँ, मैं XYZ रिलीजन से आता हूँ, दूसरा बंदा है वो दूसरे किसी रिलीजन से आता है, हम दोनों का रिलेशन कैसा है आपस में, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आएगा। ब्रॉड टॉपिक है। मैं हूँ, मैं पहले कभी बंदर था, सारे होमो सैपियंस बंदर थे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में आ गया, एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है। सोशल आ गया, हिस्टोरिकल आ गया, कल्चरल पे देखते हैं। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन हिंदी बोलते हैं। साउथ में आप जाओ, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, लिंग्विस्टिक डिफरेंस हो गया। लैंग्वेज क्या है भाई? कल्चर का ही तो हिस्सा है। अ डिस्टिंग्विश वे ऑफ लिविंग
अ डिस्टिंग्विश्ड वे ऑफ लिविंग, स्पीकिंग, वेयरिंग, कल्चर का ही तो पार्ट है। तो अलग बोलचाल भी तो कल्चर का ही पार्ट है, अलग दिखना भी तो कल्चर का ही पार्ट है, ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट हो गया। तो मीन्स स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एक बार आपको एंथ्रोपोलॉजी समझ में आ गया, आपने पहली बार पढ़ ली, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। मैं अभी शायद इस पर लिख ना पाऊँ, पर मैंने एक बार ये चैप्टर दोबारा से पढ़ लेना, मैं लिख लूँगा इस पर, मैं लिख लूँगा, ज्ञान पेल दूँगा दुनिया भर का, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, कैसे भाई, कैसे, चलो समझते हैं। फिजिक्स है, वापस फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में भाई हम डेरिवेटिव करते हैं दुनिया भर के, वो डेरिवेटिव किसकी हेल्प से करते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प से ही तो करते हैं। अगर ये डेरिवेटिव है जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो है तो हिस्सा मैथ्स का, तो क्या फिजिक्स और मैथ का रिलेशनशिप नहीं है? लिख नहीं सकते क्या भाई उसको? व्हाट इज द, अगर आपके पास, आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो साइंस के, और आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, आप भाई लिख लोगे, आप उसको 10 एग्जाम्पल दे दोगे कि देखो भैया हमने बर्नौली की थ्योरम प्रूफ करी थी, उसमें मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन यूज़ हुआ, कि भाई देखो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन जो है वो प्रूफ की थी, उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ, डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ। हमने सो एंड सो इक्वेशन प्रूफ की थी फिजिक्स में, उसमें लॉगरिथम का यूज़ हुआ। कर दोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है। देखो एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा, 3 शब्द याद रखो, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल। अब एक बात बताओ यार, सोशल की बात करते हैं, सोशल पकड़, सोशल का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात समझो, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन सोशल रिलेशनशिप है। मैं एक आदमी हूँ रोहित भारती, मेरा कोई दोस्त है मयंक या झाकड़, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन एक सोशल रिलेशनशिप है। लेकिन हो सकता है वो एक अलग बैकग्राउंड से आते हों, हो सकता है वो एक अलग कम्युनिटी से आते हों, हो सकता है वो एक अलग धर्म, जाति या जगह से आते हों, फिर भी मैं उससे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, है ना, फिर भी मैं उससे इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं उससे अपने थॉट एक्सचेंज कर पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं अलग आइडेंटिटी, मैं हूँ तो ह्यूमन ही, लेकिन मैं एक अलग माहौल में पड़ा बड़ा हुआ हूँ, अलग चीज़ें मैंने देखी हैं, फिर भी मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, उनके साथ थॉट शेयर कर पा रहा हूँ। मतलब एक ह्यूमन इंटरेक्शन, एक सोशल इंटरेक्शन है। वो सोशल इंटरेक्शन कैसे काम करेगा? अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे, सोशोलॉजी में भी यही चीज़ पढ़ाई जा रही है भाई, साइकोलॉजी में भी यही चीज़ पढ़ाई जा रही है, एंथ्रोपोलॉजी में भी यही चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो क्या एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई, तो एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप आप सोशोलॉजी से और साइकोलॉजी से नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हो। क्या इसमें साला ऐसा कुछ है जो आपने नहीं पढ़ रखा? कभी सब पढ़ रखा है। क्या दिक्कत है? डायग्राम, लोगों के नाम, किताबों के नाम, थ्योरी, सेट हो गया, बन गया आप मास्टर। आगे चलते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर इज स्कोप एंड रिलेवेंस। कोई बहुत बड़ा तीर है क्या ये? कोई बहुत बड़ा तीर है क्या? आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसके ब्रांचेस तो पढ़ ही लोगे आप, एक बार सब्जेक्ट में घुसोगे। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन, अदर टॉपिक, इमरजेंस ऑफ मैंस। अब आपको ये तो बताया साला आदमी बंदरों से निकला है, अब आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे कि भाई सबसे पहला बंदर ये था, उसके बाद चार। आपको ये तो बताइए बंदर साला आदमियों से निकला है, वो आदमी साला बंदरों से निकला है, उस बंदर की 4-5 ब्रांच होंगी। उन 4-5 ब्रांच में से जो है आधे टाइम तो साला घर वाले नहीं पढ़ने देते। अब बीवी का फ़ोन आ रहा है बार बार, क्या जल्दी। ह्यूमन रिलेशन इमरजेंस ऑफ मैन एंड अदर टॉपिक, कुछ नया नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, जब भाई ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ोगे तो हमारे से पहले जो थे प्राइमेट्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल ह्यूमन। कौन से ह्यूमन के मान लो 10 टाइप थे, हमारे ह्यूमन सैपियंस है ना, हमसे पहले 10 टाइप थे। कहाँ थे, कहाँ पढ़े थे, उनके क्या फीचर थे, इसमें पढ़ेंगे भाई। द बायोलॉजिकल सेल पढ़ोगे इसमें, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री के एंगल से एंथ्रोपोलॉजी को देखोगे, हिस्ट्री के एंगल से ह्यूमन एवोल्यूशन को देखोगे, क्या नया देख लोगे भाई आप? सब कुछ तो पढ़ा हुआ है आपने, पैलियोलिथिक है ना, पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी, जैसे मैंने कहा
5% टॉपिक ऐसे होंगे जो दिमाग घुमा देंगे भाई। नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी आपको पता तो होगा, इसकी डेप्थ में घुसोगे, डिपेंड करता है आपके लिखने के उस पर कि आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हो, समझते सब है। नेचर ऑफ कल्चर, भाई कल्चर दोगला है। नेचर ऑफ सोसाइटी, भाई सोसाइटी दोगली है, सबको पता है भाई, जो सबको पता है, लिख कितने अच्छे से पाते हो उस पर डिपेंड करता है। ये उन 5% वाले टॉपिक में से आ गया। मैरिज, फैमिली, किनशिप, सबको पता है। शादी नहीं पता क्या आपको? किनशिप नहीं पता कि कुल भाई मेरा खानदान है भाई साहब, सबको पता है। फैमिली, परिवार, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, कोशिश कर रहा हूँ आपको सब पता है, रिलीजन सबको पता है। अब आ गई एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो मैंने आपको बोला ही था, कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बोला ही था, थ्योरी का सही मान लो आप किसी। रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी, भाई एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप कोई साइट ढूंढ रहे हो, अगर आप कोई स्केलेटन ढूंढ रहे हो, अगर आप कोई नई आइटम ढूंढ रहे हो, कैसे रिसर्च करोगे भाई? पता है आपको लग रहा है साला क्या टॉपिक है, सब पता है आपको कार्बन डेटिंग मेथड नहीं पता? आपको नहीं पता भाई कोई नई हड्डी मिली है कैसे पता लगाओगे कि 50,000 साल पुरानी है, 1,00,000 साल? पता है आपको? कहीं नहीं पढ़ा आपने कार्बन 14 डेटिंग? ये इसमें वही बताया, कुछ नया नहीं बताएगा आपको। रिसर्च जेनेटिक मेथड एंड एप्लीकेशन, रिसर्च जेनेटिक, ह्यूमन जेनेटिक नहीं पता क्या आपको? ह्यूमन जेनेटिक पता नहीं क्या? 10वीं 11वीं 12वीं बायोलॉजी में सब पढ़ा आपने। मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड अदर टॉपिक्स, ये शायद आपने पढ़ा ना हो, पर इसमें घुसोगे तो शायद सब कुछ पढ़ा लिखा ही आएगा आपको। कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन अदर, 5%, 5%, 5%, 5%, सब 5% का हिस्सा है ये वाला। नहीं समझ में आ रहा फिलहाल 5। क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन, मैंने कुछ नहीं है, वही सेक्स क्रोमोसोम है ना लास्ट का अपना XY, सेक्स क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत आ गई ना उस पेयर में, उस पेयर की उस दिक्कत से क्या दिक्कत होगी वो चैप्टर में बताया गया है। रेस बताया, एज, सेक्स वेरिएशन, जेनेटिक मार्कर अदर सब पता है आपको। कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, 5% का हिस्सा है, 5% का हिस्सा है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलेवेंस ऑफ मेनार्क, मेनोपॉज, अदर बायोडर्स टू फर्टिलिटी, फर्टिलिटी पैटर्न्स, ये आपको पता है पर आपको पता नहीं आपको पता है। लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड्स एक टाइम पर रुकते भी हैं, उस चीज़ को मेनोपॉज बोलते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। पता है आपको, आधी चीज़ें तो आपको पता है। डेमोग्राफिक थ्योरीज, थ्योरी आ गई वापस से। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फ्यूसिडिटी, फर्टिलिटी, नेटेलिटी, पता है पर मान लो 5% का हिस्सा है मान लो। एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, भाई एक बार एंथ्रोपोलॉजी आ गई कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर 1 खत्म, घुसोगे, जान लोगे, कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है।